गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले वीडियो का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कैपेसिटेंस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं एक बार। तो कैपेसिटेंस का मीनिंग इस वर्ड से रिलेटेड है। कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी? स्टोरेज ऑफ चार्ज। वैसे तो चार्ज किसी भी बॉडी में स्टोर कर ही जाएगा, थोड़ा कम करेगा, पिको कूलम ऑर्डर में करेगा, नैनो कूलम ऑर्डर में कर पाएगा, ठीक है, या माइक्रो कूलम में कर सकता है, और बहुत ज़्यादा हो तो मिली कूलम ऑर्डर में भी कर सकता है। अपने जो फैन है, सीलिंग फैन या फ्लोर मिल, उसमें बहुत लार्ज अमाउंट का चार्ज स्टोर होता है, जस्ट मिली कूलम माइक्रो कूलम के आसपास, ठीक है। तो इसके अंदर एक दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत को सुनो। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि कहाँ गया वो, चार्ज को स्टोर करने के लिए आप एक स्पेशल डिवाइस क्यों यूज कर रहे हो, एक ऑर्डिनरी कंडक्टर क्यों नहीं यूज कर रहे हो, कैपेसिटर नाम का जो स्पेशल डिवाइस है ये क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा जो नोट्स में नहीं है, लेकिन आपको वीडियो के अंदर आप उनको पकड़ो और को हो सके तो नोट्स के अंदर जो आप नोट करते हो, खुद के नोट बनाते हो, कॉपीज में, नोटबुक में नोट कर लो। क्या बता रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। पहली बात, ये फॉर्मूला बड़े आराम से सुना है। अपन लोग दो एग्जांपल लेते हैं, दो बॉडीज लेते हैं। एक तो ये डोमेस्टिक कैपेसिटर, और एक कोई भी नॉन ऑर्डिनरी बॉडी जो कि कैपेसिटर नहीं है। एक ऑर्डिनरी कंडक्टर स्फीयर और एक कैपेसिटर। वैसे तो दुनिया की हर ऑब्जेक्ट कैपेसिटर है, तो आप कहोगे कि कैसे कैपेसिटर है? आप तो बोले थे कि कैपेसिटर में दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज का होना जरूरी है, ठीक है। किसी भी बॉडी में यदि चार्ज स्टोर किया है तो उसका काउंटर पार्ट, उसकी दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? चार्ज आया कहां से उस बॉडी में? इस डस्टर में मैं चार्ज लेके आ रहा हूं तो अल्टीमेटली वो आया कहां से? अर्थ में से आया। चार्ज किसी भी बॉडी में आता है तो उसका फंडामेंटल सोर्स अर्थ ही होता है। जैसे पानी आता कहाँ से? चाहे कहीं से भी आ रहा हो, आप कह रहे हो कि बादलों से आ रहा है, कोई कह रहा है कि कुएं में से आ रहा है, कोई कह रहा है, उसका अल्टीमेट सोर्स तो समंदर ही है। ऐसे ही चार्ज का अल्टीमेट सोर्स तो अर्थ ही है। इस बॉडी में चार्ज आया है तो ये कंडक्टर पे चार्ज स्टोर हुआ, उसका काउंटर पार्ट ऑपोजिटली चार्ज कौन है? अर्थ है। अर्थ और ये बॉडी जिसपे चार्ज स्टोर कर रहे हैं, अर्थ और ये बॉडी दोनों का पेयर मिलाकर के एक कैपेसिटर है। ऐसे तो हर एक बॉडी एक कैपेसिटर है, लेकिन अपन लोग तो कैपेसिटर उसी को बोलेंगे जो अभी पढ़े हैं अपन लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। काम की बात करें, ये फॉर्मूले को यूज करके मैं कह रहा हूं कि आपके घर पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है कितने वोल्ट की है? तो आप होगी 220 की, ठीक है, 220 वोल्ट की है। और के का वैल्यू 9 × 10⁹। एक 1 मीटर रेडियस का एक कैपेसिटर ले लो, सॉरी ऑर्डिनरी कंडक्टर स्फीयर ले लिया, 1 मीटर रेडियस का, ठीक ठाक साइज है उसकी, 1 मीटर, ठीक है। कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा? हार्डली
फ्यू नैनोकूलम्स, हार्डली फ्यू नैनोकूलम्स। ठीक है, इन बातों को जो है नोटिस करना है आपको, क्योंकि ये चीज़ें मैं नोट्स में नहीं लिख सकता। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ थ्योरी, ये तो जस्ट अपनी बातचीत है, जो यदि 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, तो ये मानना कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा एक एक मिनट जो है वो स्पेंड होता है, और मेरे को भी टेंशन रहती है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बन जाए, और न करते हुए वो 1-1.5-2 घंटे का बन ही जाता है। ठीक है, कैपेसिटर, आपने कैपेसिटर लिया, ये डोमेस्टिक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सपोज 2 माइक्रोफेरेड, वैसे एक्चुअली 2.5 है। अपन लोग थोड़ा रफ आइडिया लेने के लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए 2 माइक्रो, इसका सी का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको क्या बता रही है कि आपके फैन में जो लगा हुआ है कैपेसिटर है, वो इतना चार्ज स्टोर करता है, क्योंकि आपके घर में वोल्टेज की सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट की है। उस फैन में कितना लगा हुआ है, 2 माइक्रोफेरेड का सी का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। आपके फैन को कितना चार्ज रिक्वायर्ड है स्टार्ट होने के लिए। गौर करना कि कैपेसिटर लगा क्यों होता है, ये कैपेसिटर सीलिंग फैन में क्यों लगा होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, ज़्यादा डिटेल में तो सिलेबस पूरा हो जाए ना, तब जाके बताएंगे व्हाट आर द यूजेज ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर के जो यूजेज हैं वो पूरे सिलेबस में अलग अलग चैप्टर्स में फैले हुए हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी इसका नाम आएगा, और सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में भी इसका नाम आएगा, इसलिए मैं सबको इकट्ठा करके आज तो बता नहीं सकता, अभी तो स्टार्ट है। याद रखो अभी तक कि किसी सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, उसका पर्पज़ है उसको स्टार्ट करने के लिए। यदि आप सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर मत लगाओ, उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दो वायर को, कैपेसिटर को हटा करके, और आपको फिर ऑन करते ही उसको हाथ से, यानी किसी और चीज़ से, हाथ से मत लगाओ, करंट आ जाए तो किसी चीज़ से उसको रोटेट कराना पड़ेगा, तब चल पड़ेगा, तो चल पड़ेगा। आप मैनुअली चला दो बिना कैपेसिटर के चल जाएगा, लेकिन यदि आप मैनुअली तो थोड़ी चलाते अपन लोग, ऐसे घर में कोई प्लास्टिक का डंडा, बांस थोड़ी रखते हैं कि साइड में कि भाई ठीक है चलाओ इसको। कैपेसिटर लगा होने से वो जो है ऑटोमेटिक चल पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो स्टोर कर लेता है और उस फैन को चलाने का काम आता है। क्या नोटिस किया कि एक फैन को चलाने के लिए इतना चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज रिक्वायर्ड होता है, इसलिए अपन ने 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर उसमें लगाया हुआ है फैन में। ठीक है, आगे बात करें, ये कितना है, फैन को स्टार्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, 440 माइक्रोकूलम, और 1 मीटर इतना बड़ा, इतना आपकी स्क्रीन में नहीं मारे मेरे हाथ, 1 मीटर रेडियस का इतना बड़ा स्फेयर कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है, हार्डली इतना सा, फ्यू नैनोकूलम। आप कैलकुलेशन आप खुद करना, पता पड़ेगा कि जस्ट 22 आएगा इससे ना, हाँ, इट इज हार्डली 24 नैनोकूलम, हेलो कैलकुलेशन 24 नैनोकूलम, इतना सा, जितना चाहिए उससे इतना कम, क्या फैन स्टार्ट होगा ना। इसलिए अपन लोग ऑर्डिनरी कंडक्टर नहीं लगा सकते फैन को, फैन की रिक्वायरमेंट के लिए, फैन के लिए, ठीक है ना, इतना सा फुलफिल कर रहा है वो। आगे बात करें, आपका सजेशन ये होगा कि चलो एक काम करो, वोल्टेज बढ़ा दो। आप क्या चाहते हो, क्यू का वैल्यू ज़्यादा होने के लिए वोल्टेज बढ़ा दो। क्यू का वैल्यू कितना करना चाहते हो आप, ये क्यों, ये फैन को स्टार्ट होने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्यू का वैल्यू तो आपने तय कर लिया कि 440 रखूंगा। क्यू का वैल्यू कितना रखोगे, 440, तो वोल्टेज कितना लगा दो, वोल्टेज बढ़ा दो, गवर्नमेंट को बोलो आपने स्फीयर वही लिया है 1 मीटर का ही, 1 मीटर साइज का स्फीयर लिया, ठीक है, और चार्ज तो वही स्टोर करना है, चार्ज तो मेरे को उतना ही स्टोर करना है, क्योंकि वो तो फैन की रिक्वायरमेंट है। तो वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड होगा,
गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे, भाई इतना वोल्टेज की बिजली दो हमारे को, कितनी? आप खुद कैलकुलेशन करना, हो सकता है मैं गलत हूं सही हूं, जो भी है एक्यूरेटली आप करना। 39 लाख वोल्ट, एम आई करेक्ट? यस, 39 लाख वोल्ट सुना भी है कि कभी? सवाल ही नहीं है। अरे भाई आपको मालूम है कि अपने डोमेस्टिक वोल्टेज कितना आता है? 220 वोल्ट का, ठीक है, और आप डिमांड कर रहे हो 40 लाख वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज़बरदस्त हैजार्डस होती है। आपको मालूम है 1-2 मीटर दूर से एयर में करंट आ जाता है इंसान में, 1 मीटर दूर से टच करना तो बहुत दूर की बात है, इतने हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक लाइन के अंदर हवा में करंट आ जाता है दूर से। इसीलिए तो वो जो टावर्स हैं बड़े बड़े जिनमें लाखों में बिजली चलती है, लाखों वोल्टेज में बिजली चलती है, उनको इतना ऊंचा क्यों लगाते हैं? इंसानों से दूर रखने के लिए, ठीक है। उसको हाई वोल्टेज की लाइन को हाइट पे क्यों रखते हैं? ऊंचे ऊंचे टावर्स के अंदर खेतों में लगे हुए देखे होंगे, वो हाइट पे होते ही लिए इसलिए हैं कि इंसानों वो यदि उसके वायर के आप करीब चले जाओ तो 1 मीटर दूर से आपको करंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है? पॉसिबल, फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, हैजार्डस है, भयंकर हैजार्डस है। आइडिया रॉन्ग कि आप ये नहीं कर सकते कि ऑर्डिनरी बॉडी के अंदर आपको इतना चार्ज स्टोर करना है तो आप जो है 40 लाख वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई मांग रहे हो, गलत, फिजिबल नहीं है। मतलब घुमा फिरा करके मैं बात ही बता रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बॉडी मेरे हाथ में आ गया, छुप गया, उल्टा हाथ में आ गया कि छुप गया। इतनी छोटी सी बॉडी के अंदर इतना भयंकर चार्ज स्टोर हो रहा है, इसको आप बहुत ज़्यादा एज्यूम करिए, बहुत भयंकर चार्ज है ये, इतना ज़ोरदार चार्ज स्टोर हो रहा है जो कि ऑर्डिनरी बॉडी में इतना सा चार्ज स्टोर होता है। मैं इसकी रिक्वायरमेंट, आप इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कितनी ज़ोरदार डिवाइस है ये कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर की जो शेप है उस पर डिपेंड करता है, उसका नाम पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, और ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो प्लेट्स हैं जो कि प्लेन नहीं हैं लेकिन पैरेलल हैं, एक वो क्या बोलते हैं इसको, एक बैंड है, ठीक है ना, एक रिबन जैसा है, एल्यूमिनियम की एक फॉइल है, लंबी सी रिबन है जो इसके अंदर वाइंड किया हुआ है, 2 रिबन है उनके बीच में, वो दोनों के दोनों जो पॉलीथीन से कोटेड हैं। इसको तोड़ करके देखो कभी, खराब हो तो है ना वैसे के बाद। तो इस कैलकुलेशन से मैंने ये बताया, ठीक है, फिर भी 13 मिनट हो ही गए, कोई बात, आगे बढ़ते हैं। तो पिछले चैप्टर का, पिछले वीडियो का जो कंक्लूजन ये है कि कैपेसिटर जो है बड़ी चमत्कारी चीज़ है, छोटी सी साइज में मात्र 220 वोल्ट में कितना चीज़ें जो है ना, वो मैं एक एक को आप अपने लिए समझ लिया कि मात्र 220 वोल्ट आपका क्या लगा, आपका एफर्ट क्या लगा, मात्र 220 वोल्ट जो अवेलेबल है, मात्र 220 वोल्ट में, इतने कम वोल्टेज में, न कि 40 लाख वोल्ट में, मात्र 220 वोल्ट में आपने इतना ज़बरदस्त चार्ज स्टोर कर लिया जो कि ऑर्डिनरी बॉडी के अंदर तो कुछ नैनो कूलम ही स्टोर हो रहा था, और इसने कर लिया 440 माइक्रो कूलम, उससे लाखों गुना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लिया इतनी सी बॉडी ने, ठीक है ना, इतनी सी बॉडी ने। इस चमत्कारी चीज़ का नाम है कैपेसिटर। ओके, कम वोल्टेज में स्मॉल साइज की बॉडी ने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर लिया। ओके, एक और चीज़ अपन लोग थोड़ा सा आखिरी 1 मिनट के लिए, और 15 मिनट का वादा हुआ था, रिवीजन का वादा 15 मिनट के। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले आ रहे हैं ये और भी होंगे, अपन तो 3 की बात करेंगे, अपने सिलेबस में तो 3 ही है। इनमें सब के अंदर एक बात आपने कॉमन देखी, क्या? मार्कर कहाँ भाई?
ये क्या है, जिनको मैं राउंड कर रहा हूं ब्लैक से, कौन है वो, एक वर्ड में बोलो, साइज। और रेड वाला राउंड कर रहा हूं वो कौन है, किससे रिलेटेड है, मीडियम। कैपेसिटेंस का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, साइज एंड ऑल्सो शेप। ठीक है, शेप वाइज फॉर्मूले अलग अलग हैं। इनमें ब्लैक वाला राउंड कौन है, साइज, रेडियस, द एरिया ऑफ द प्लेट, और रेडियस, ज़्यादा साइज ज़्यादा कैपेसिटेंस, और डिपेंड कर रहा है मीडियम के परमिटिविटी पर। मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग, पूरे 16 मिनट हो गए, नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ये, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपने इस जैसा थोड़ा थोड़ा इस जैसा कोई टॉपिक सुना है आज तक, बेस 10th क्लास के अंदर सुना है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, रजिस्टर्स। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सुना है। अभी अपन लोग कर रहे हैं कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, और फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर नहीं है, ये कैपेसिटर का सिंबल है जो कि मिलता जुलता है किससे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। कैपेसिटर कोई सा भी शेप एंड साइज और टाइप का हो, कोई सा भी टाइप का हो, आप उसका सिंबल ऐसा ही करोगे, दो प्लेटें हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, ऐसे करके, और सब वो 3 कैपेसिटर्स हैं, जो जरूरी नहीं है कि कोई कैपेसिटर 3 ही हुआ करते हैं। ठीक है, खूब सारे हो सकते हैं, लेकिन अपन लोग ले रहे हैं केवल 3। ये 3 कैपेसिटर्स हैं। इनके प्लेट्स जो है उनको मैं नाम रख देता हूँ, प्लेट्स का नाम रख देता हूँ मैं, पुकारने में मेरे को आसानी रहेगी। A B C D E और F। ठीक है, B और C को कनेक्ट कर दिया। B कौन है, फर्स्ट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस कितना है, C1, इसका C2 है कैपेसिटेंस, इसका C3 है। फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट और नेक्स्ट वाले की फर्स्ट, इसकी सेकंड और नेक्स्ट वाले की फर्स्ट प्लेट को आप कनेक्ट कर दो, और मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे चेन की कड़ियाँ होती है, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलेंगे सीरीज। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होना बोला करते हैं उसको सीरीज। ठीक है, ओके, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया है बैटरी से या सेल से। सेल क्या होता है, एक सिंगल पेयर ऑफ, इट इज अ सिंगल पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इट इज कॉल्ड सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना, और कई सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी। बैटरी कब काम आती लेते हैं, कई सारे सेल को कंबाइन कब करते हैं, जब ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, जब ज़्यादा करंट की जरूरत होती है, जब ज़्यादा चार्ज ड्रॉ करना होता है उसमें से। कोई खास नहीं, अपने लिए तो अभी सेल और बैटरी एक ही बात। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं इसके, इधर से प्लस क्यू चार्ज चलेगा और इधर से माइनस क्यू चार्ज चलेगा। ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ जा रहा है, सिर्फ प्लेट ए पर। ये माइनस क्यू चार्ज किधर जा रहा है, सिर्फ प्लेट एफ पर। तो फिर आप कहोगे कि बाकी की प्लेटें क्या खाली पड़ी रहेंगी। देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया इधर से। ठीक है, इधर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, कौन सी प्लेट पर, प्लेट ए पर, फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे आ गया। एक अच्छा, प्लेट बी और प्लेट सी जो आपस में कनेक्टेड हैं और उन पर टोटल चार्ज अभी नहीं है, जीरो है। हमेशा ऑर्डिनरी कोई भी बॉडी ऑर्डिनरीली न्यूट्रल होती है। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके बुला लेगा। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। ये क्यों आया, इंडक्शन से। सेम फिनोमिनन, इंडक्शन कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितना फंडामेंटल बात है। आया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर,
फर्स्ट चैप्टर के सेकंड वीडियो में खूब जाकर के ध्यान से पढ़ो उसके और उसके एग्जांपल्स को देखो, ठीक है। कि एक बॉडी के पास दूसरी बॉडी लेके आते हैं, चार्ज बॉडी, तो उस वाली बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? सी वाली प्लेट से आए। सी वाली प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो उस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सी वाली प्लेट पर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इधर आ गए, प्लेट बी पर आ गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? डी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा और फिर ऐसा होता ही चलेगा। अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, होता ही चलेगा। और इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज बुला लिया, जो आया कहां से? वो नेगेटिव चार्ज कहां से आया? सोर्स में से आया। ये क्या है? सोर्स है। तो मत सोचो ना अभी तो बोल रहे थे सेल है, सेल इज प्लेइंग रोल एज सोर्स, ठीक है। ऐसे करके और आपका कॉम्बिनेशन के अंदर सारे कैपेसिटर्स चार्ज से भर गए। चार्ज आ गया तो अपने साथ क्या लाया? पोटेंशियल डिफरेंस भी लाया। ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि किसी बॉडी पर चार्ज होता है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। एक और काम करें, मैं इन पॉइंट्स के नाम रख देता हूं, ए बी सी डी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या नाम दे देते हो? V1, V2, V3। फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सिनोनिमस वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इस सोर्स ने इस पूरे कॉम्बिनेशन को कितना चार्ज दिया? तो आप कह रहे हो भैया प्लस क्यू और माइनस क्यू टोटल मिला के क्या होगा? कितना आ रहा है बोलो? 0। बोले नहीं दिया, ऐसा तो मत बोलना, दिया ही नहीं बेचारे ने। आप दोनों तरफ से चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव जाता है पक्का, तो आप इसको कॉमनली बोलोगे क्यू चार्ज दिया। इन दोनों को ऐड मत कर दो, ऐसे तो हर बार होगा फिर तो, ठीक है ना, ऐसे तो हर बार होगा। तो आप इसको बोलोगे कि सोर्स ने पूरे कॉम्बिनेशन को कितना चार्ज दिया। इनको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और मैं ये कह रहा हूं इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो आप कह रहे हो कि इस प्लेट पर तो प्लस क्यू है, इधर से आया ना प्लस क्यू, इस प्लेट पर तो प्लस क्यू है, इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू है। दोनों इक्वल होंगे क्या? पक्का कैपेसिटर में दोनों प्लेटों में चार्ज इक्वल होना जरूरी है, ठीक है ना। प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना है? मेरा वर्ड ही गलत है, टोटल पूछना नीचे है मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो आप दोनों को सम मत कर दो। ऐसे तो दुनिया का कोई भी चार्ज कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर चार्ज कर चुके हो उस पर तो दोनों प्लेटों का टोटल चार्ज का सम तो 0 आएगा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो आप 0 बोल करके ये बोल रहे हो कि चार्ज है ही नहीं, बल्कि बेचारे पे चार्ज तो है, ऐसे कैसे नहीं, कैसे नहीं है, ठीक है। तो आप इस पे चार्ज कितना है? Q बोलोगे। इस पर कितना है? Q। इस पर कितना है? Q। पूरे कॉम्बिनेशन में कितना है? Q। सुनो दोबारा, फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? Q। सेकंड पे Q, थर्ड पर Q, तीनों का मिला करके पूरे कॉम्बिनेशन में कितना है? Q। 3Q क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि यहाँ पे इस सोर्स को पूछोगे तेरा कितना चार्ज स्पेंट हुआ है, तेरा खर्चा कितना हुआ, ये क्या बोल रहा है? Q। ये तो Q ही खर्च करके बैठा है। बाकी जो चार्ज है कौन सा वाला जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ये तो इंडक्शन से पैदा हुआ है, आपने दिया थोड़ी, ये तो इसने अपने आप ही पैदा किया अंदर ही अंदर। इसलिए आप ये कहोगे कि जो सोर्स में से चार्ज स्पेंट हो रहा है वो तो Q है। पूरे कॉम्बिनेशन पर चार्ज कितना है? Q। नॉट Q प्लस Q प्लस Q, 3Q नहीं हुआ। ये राउंड किया हुआ चार्ज बाहर से नहीं आया, सोर्स में से नहीं आया, इसने खुद नहीं पैदा किया है अंदर ही अंदर। चलो ठीक है। तो बहुत सारी बातें अपने को कलेक्ट करनी है, समझनी है, और एग्ज़ाम में आपको इतना ज़्यादा पकाना नहीं है। एग्ज़ाम में ये टॉपिक आएगा हार्डली 1.5 मार्क का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क का। वैसे तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता नहीं है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो थ्योरी हो जाए तो बहुत है, मान लो इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन
जरा मेरे को ये करके बताओ, दिख रहा है आपको? VA माइनस सॉरी VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, इनको सॉल्व करके बताओ। तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करते ही क्या हो गया? कैंसिल। इनका क्या हुआ? कैंसिल। कोई बचा भी क्या? बिल्कुल। कौन कौन बचे? VA माइनस VD सॉरी VA माइनस VD बच गया। बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, कोई सिंपल बात नहीं कर रहा, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। VA क्या है? पॉइंट A का पोटेंशियल है। VD क्या है? पॉइंट D का पोटेंशियल। A और D कौन है? एक्सट्रीम पॉइंट से पूरे कॉम्बिनेशन के किनारे हैं। ये किनारा, वो किनारा, किनारों की मतलब टोटल पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल्स का डिफरेंस, मैं उसको V बोल देता हूँ। व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ होल कॉम्बिनेशन एंड अल्टीमेटली विच दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ सोर्स। ये जो सोर्स है, ये जो बैटरी है, ये V वोल्ट की है, इसने V वोल्ट इसको डिलीवर किया। आई बात समझ में? ये V वोल्ट ओरिजिनली आया कहाँ से? ये बैटरी V वोल्ट की थी, इसने अपना V वोल्ट इस कॉम्बिनेशन को डिलीवर किया है। ठीक है। व्हाट इज V? टोटल वोल्टेज ऑफ द होल कॉम्बिनेशन। पॉइंट A और पॉइंट D पूरे कॉम्बिनेशन के किनारों के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB क्या है? इस फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं उसको V1 बोल रहा हूं और V2 एंड V3। तो ये वाली जो लाइन है, एक तो मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख करके आगे बढ़ जाता और मेरे 10 मिनट वीडियो के बचा लेता। सुनो ध्यान से, ये वाली लाइन है, आपको ऐसा लगता है ऑब्वियस, ओके यार चीज़ें ऐड ही तो होती हैं हमेशा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमेशा ऐड नहीं होती। कौन है ये लोग जो ऐड हो रहे हैं? दीज आर पोटेंशियल डिफरेंसेस, दीज आर नॉट पोटेंशियल एट ऑल। पोटेंशियल एडिटिव क्वांटिटी नहीं है, टेम्परेचर एडिटिव क्वांटिटी नहीं है, सॉरी, प्रेशर एडिटिव क्वांटिटी नहीं है। एडिटिव क्वांटिटी है वर्क है, एनर्जी है, चार्ज है, वॉल्यूम है, मास है, ये एडिटिव क्वांटिटी हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, और 2 टंकियां हैं, एक टंकी में 5 फुट पानी भरा है, एक में 8 फुट का हाइट का पानी भरा है, दोनों को पाइपलाइन से ज्वाइन कर दो। एक में 5 फुट हाइट पर पानी भरा है, एक में 8 फुट हाइट पर पानी भरा है, दोनों को ज्वाइन कर दो तो 13 फुट हाइट हो गई पानी की। ऐसा थोड़ी होता है। कोई हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल इज नॉट एडिटिव। बहुत सारी चीज़ें एडिटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बात भी करी थी इसकी कि एडिटिव हमेशा हर चीज़ एडिटिव नहीं होती है। वोल्टेज एडिटिव है, वोल्टेज एडिटिव है, बिकॉज वोल्टेज इज बेसिकली, बोलिए, वोल्टेज बेसिकली कौन है? वर्क है। वर्क क्या है? वर्क एनर्जी है और एनर्जी एडिटिव है। ठीक है ना, उसके लिए फंडामेंटल। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं तो आपको मज़ा नहीं आता, अभी आपको पता पड़ गया। और ये वाली लाइन तो आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में भी लिखी थी, और V का वैल्यू वहाँ क्या लिखा था? IR। यहाँ अपन लोग V का वैल्यू क्या लिखेंगे? बताओ जी, यहाँ पर V का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो मैं इस डायग्राम को इरेज कर दूँ? नहीं करता। ठीक है, मैं नहीं करता, ये डायग्राम को इरेज नहीं करूँगा, मैं इरेज करूँगा भाई इस लाइन को, और मैं लिखता हूँ V = V1 + V2 + V3। और यहाँ पर 10 कैपेसिटर होते तो क्या करते? आप तो V10 तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। V का वैल्यू बताइए। आपका फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर का? फर्स्ट फॉर्मूला C = Q/V। तो V = क्या लिखोगे? CV, 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 CV। तो क्या 1 2 भी लगाऊंगा कि नहीं किसी के? बिल्कुल लगाऊंगा। 1 2 3। ये कैपेसिटर्स जो है वो अलग अलग क्यों हैं? सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो तो
कैपेसिटेंस का वैल्यू तो भाई डिपेंड कर रहा है शेप, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी पर, प्लेट्स का एरिया पर, और इनके बीच में जो मीडियम है उस पर, वो तो कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रहा है। सी का वैल्यू तो कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रहा है, सेम हो भी सकता है सेम ना भी हो। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा गलती होगी भाई, सी V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी, और यहां पर 1 2 3 लगा दिया। क्यू पर भी 1 2 3 लगा देते हैं? नहीं, सीरीज में चार्ज इक्वल होता है। कारण क्या है अभी बता दिया, तुम्हारे को क्रिएट करके बता दिया, बताने की जरूरत नहीं दोबारा। आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज इक्वल होता है। क्यों होता है समझाने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू इंडक्शन, एक वर्ड डाल दो ड्यू टू इंडक्शन, नहीं तो आपको केवल बताना होता है क्यों है, इतना नहीं बताना होता। ठीक है ना, तो हाँ, तो V का वैल्यू क्या पुट कर दिया है, Q अपॉन सी। देखो ये V ऊपर C नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से मिस्टेक हो गई थी पहले। इसके बाद क्या है, ये C का नाम कुछ स्पेशल, ये C क्या है, द टोटल, व्हाट इज V, टोटल वोल्टेज, व्हाट इज Q, टोटल चार्ज ऑन द होल कॉम्बिनेशन विच इज Q, एंड दिस इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन। कितना, मैं उसको CS बोलता हूँ, S फॉर सीरीज। ठीक है, आप इतना तो समझ जाओगे कि Q Q Q कैंसिल हो गया दोनों तरफ, 1 1 1 1 आएगा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे बाद में, पहले अपन लोग पैरेलल पे चलते हैं, आराम से करेंगे तसल्ली से, दोनों को इकट्ठा हो जाने दो। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब मैं डायग्राम इरेज कर देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये आपके पास में कैपेसिटर है। फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, कौन सी वाली, लेफ्ट साइड वाली, दोनों सारी प्लेटें सब आपस में कनेक्टेड हैं। और सेकंड वाली प्लेट, सबकी सेकंड नंबर वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बरोबर, ये सारी की सारी कनेक्ट होकर के कहां जा रही है, ऑब्वियसली सोर्स के पास जा रही है। ठीक है, कौन है ये, सोर्स ऑफ चार्ज है, कितना है, V वोल्टेज की सेल है, V वोल्टेज की बैटरी है। ठीक है, यहां से क्या निकला, प्लस Q चार्ज, इधर से क्या निकला, माइनस Q चार्ज। ठीक है, ये प्लस Q चार्ज यहां से आया, यूं आया। ठीक है, यहां से निकला, चलते चलते यहां आया। उसके बाद क्या, ये ऐसा लग रहा है जैसे वो सर्कल हो, चौराया। ठीक है ना, जहाँ पे 4 सड़कें आ रही है, एक सड़क से ट्रैफिक आ रहा है और उसके बाद क्या 3 सड़कों में जाएगा। यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों तरफ। इधर कितना जा रहा है, इधर चार्ज कितना जा रहा है, Q1, इधर कितना जा रहा है, Q2, इधर कितना जा रहा है, Q3। चार्ज का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नोटिस करें, पिछले टॉपिक में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे जो सोर्स ने टोटल चार्ज दिया वो इस जंक्शन पॉइंट पे आकर के और 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए, यदि ये 3 कैपेसिटर्स हैं तो C1, C2 एंड C3 कैपेसिटर्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये आपको
एक्सेप्ट होना चाहिए द चार्ज इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अमंग द कैपेसिटर्स। द चार्ज गिवन बाय द सोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कैपेसिटर्स, ठीक है। लेकिन एक फंडामेंटल बात है, वो क्या कि यहां पे देखो फर्स्ट कैपेसिटर है, ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी फर्स्ट प्लेट डायरेक्ट कनेक्शन है सोर्स से, इसकी सेकंड वाली प्लेट का डायरेक्ट कनेक्शन है सोर्स से, ठीक है। इसका दूसरे वाले कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं, सेकंड जो कैपेसिटर है उससे इसका कोई लेना देना नहीं, इसका सीधा कनेक्शन है सोर्स से। और जो दो चीजें आपस में कनेक्टेड हैं उनका वोल्टेज, उनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। जो दो चीजें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दो चीजें क्योंकि ये बात रेजिस्टेंस के लिए भी अलाउड है, ये बात कैपेसिटर्स के लिए अलाउड है, किसी भी चीज दो चीज़ों के लिए अलाउड है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलली कनेक्टेड हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। तो आपको कि कम ज़्यादा हुआ तो यदि कम ज़्यादा हुआ तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस बात को साइड में आकर के सुन लो, क्या यदि ये 10 वोल्ट की है, यदि ये सेल या बैटरी 10 वोल्ट की है तो इसके ऊपर वोल्टेज भी 10 वोल्ट होगा। आपको कि नहीं 9 वोल्ट हुआ तो चार्ज और चला जाएगा और चला जाएगा और चला जाएगा, जब तक इसके ऊपर बराबर वोल्टेज नहीं हो जाएगा तब तक इसमें चार्ज जाता जाएगा। स्टार्टिंग में तो ऐसे होता है, इस पर जो है वोल्टेज कितना होता है, इस कैपेसिटर पे स्टोरेज डिवाइस पर शुरू में वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 इंक्रीज होते 10 तक जाकर के रुकता है, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना होगा, V, इस पर वोल्टेज कितना होगा, V, सब पर वोल्टेज होगा, हर एक पर वोल्टेज कितना होगा, जितना सोर्स का है उतना वोल्टेज होगा, क्योंकि सब के सब डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर सोर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, इसलिए जितना वोल्टेज सोर्स का उतना हर एक बंदे का। इसको यूं भी कह सकते हो कि जो सोर्स है वो अपने बराबर वोल्टेज हर एक पर बना के रखेगा, सोर्स खुद से जो कनेक्टेड है उसके बराबर खुद के बराबर वोल्टेज बना के रखेगा हर एक कैपेसिटर पे। ये उसको जो है बाउंड करेगा, उसको ये जो है जबरदस्ती अपने बराबर वोल्टेज बना के रखेगा, ठीक है, ओके। तो आपने क्या नोटिस किया कि C1 C2 C3 तो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, उनका कोई नहीं है, वो तो अपना कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। और चार्ज का तो पक्का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, चार्ज टोटल चार्ज जो इसने दिया था वो इनमें बंटवारा हो रहा है और V सेम रह रहा है। Q, C और V में रिश्ता क्या है, ये Q का वैल्यू कितना पुट करोगे, CV, 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 CV। 1 2 3 किसके लगाऊं, C1 C2 C3 तो लगेंगे, V के भी लगाऊंगा, V के 1 2 3 ना, टोटल पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज कितना है, हर एक पर वोल्टेज कितना है, सबका सेम है V, ठीक है। इस C को क्या बोलूंगा मैं, CP, P फॉर पैरेलल, इट इज द टोटल कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और V कैंसिल होकर के क्या बच गया, फाइनल फॉर्मूला आपका क्या आया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। और दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं उनको आप अपने सामने रख लो और फिर इनका करते हैं पोस्ट मार्टम, इनके साथ अपन लोग खेलते हैं, जो भी केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। एक लेते हैं फर्स्ट केस, सपोज के इधर सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 ही कैपेसिटर होते हैं,
ठीक है, मान लो 2 ही होते, तो बताइए CS का वैल्यू कितना आता? एलसीएम लें और उल्टा भी करें, C1 C2 C1 और मैं तो अपने मन में, किसी को बोला नहीं, मन में याद रखो P/S क्या है? P/S प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम। केवल 2 के लिए एप्लीकेबल है ना, आप चाहो तो 3 का भी फॉर्मूला बना लो, लेकिन दो वालों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट अपॉन सम उसका कोई स्पेशल फॉर्मूला, उसका तो C1 + C2। नेक्स्ट केस है कि मान लो n कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और सबका कैपेसिटेंस सपोज सेम है, सब का कैपेसिटेंस है C C C C C, तो CS का वैल्यू कितना आएगा? सबका कैपेसिटेंस ये सब कितना आया? n/c। किसका वैल्यू आया? n/c, 1/CS का। तो CS का क्या आएगा? C/n। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। और CP का वैल्यू कितना आएगा? C + C + C = NC, ठीक है। मतलब जो रियल जो एडिशन है, सच्ची में जो एडिशन है वो तो पैरेलल में हो रहा है। और यदि 10th वाले रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से, 10th क्लास का जो रेजिस्टेंस का टॉपिक है उससे कंपैरिजन करें तो आपको मालूम है इस तरह का फॉर्मूला R1 + R2 + R3 किस में आ रहा था? सीरीज में। और ये जो रेसिप्रोकल ऐड हो रहे हैं वो फॉर्मूला आ रहा था पैरेलल में, लेकिन यहाँ उल्टा हो। तो याद रखने के लिए ऐसा भी हिंट है कि आपको 10th वाले जो रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले थे उनके कंपैरिजन में ये फॉर्मूले उल्टे आ रहे हैं, याद रखने के लिए, है ना। कोई नहीं, आगे बढ़े। एक एग्जांपल लो कि सपोज आपके पास में 10 माइक्रोफेरेड के 5 कैपेसिटर्स हैं, टोटल 5 कैपेसिटर्स हैं, ईच हैज इट्स कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 10 10 10 10 10 5 बंदे हैं 10 10 10 के, उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया? 2 माइक्रोफेरेड हो गया। तो आपको ये क्या बात हुई? उल्टा कम और हो गया। तो ठीक है आप, और इधर क्या हुआ? यहाँ तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ तो 10 + 10 + 10 + 10 पर 50 हो गया, यहाँ पर तो उल्टा काम हो गया, 2 हो गया। आपको अजीब लग रहा है कि यार ये क्या बात हुई? जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1 की है 10 और 5 के मिला करके 2 हो गई, घाटा हो गया। घाटा तो नहीं होना चाहिए कैपेसिटेंस पर। फिर आपको लगेगा भैया को इस आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा इसको कनेक्ट करते क्यों हैं? अभी न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा मैं, वो इतना आसान नहीं है। आपका जो नोट पढ़ रहे हो क्या, नोट नहीं है, केसेस हैं। एक केसेस में 4th नंबर का केस क्या है वो उसमें लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो न्यूमेरिकल में आप वेट करो, न्यूमेरिकल में होगा तसल्ली से। अभी तो क्या है, अभी तो तुम भी पढ़ लो, मेरे को क्या है ना, पढ़ने की कोई रोक थोड़ी है। लेकिन न्यूमेरिकल में तरीके से समझ में आएगा कि आपको ये तो जस्टिफाई हो रहा है कि ठीक है कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट करनी है, ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन लोग यूज़ करते हैं। लेकिन भाई ये तो कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर रहा है, ये भला क्या काम का? ये तो घाटा कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन तो घाटा कर रहा है, ये क्या काम का आया? तो धीरे धीरे वेट करो, पता पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग जो है न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, फिलहाल तो अपन लोग थ्योरी निपटाते हैं। और मेरा टारगेट है कि आज मैं इस वीडियो में थ्योरी को निपटा देता हूँ, जस्ट एक लेवल तक थ्योरी निपटाता हूँ, पूरी नहीं निपटेगी, कुछ आगे बोरिंग पार्ट भी है इस चैप्टर में। ठीक है, एक लेवल तक थ्योरी अपन लोग निपटाएंगे, अगले 2-3 टॉपिक और, उसके बाद में फिर एक बहुत बड़ा समंदर खुल जाएगा आपके सामने न्यूमेरिकल का, फिर जचा के न्यूमेरिकल करेंगे और फिर रेस्ट पार्ट थ्योरी का बाद में करेंगे। फिलहाल तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनर्जी।
देखो दोबारा बात आ गई एनर्जी पिछले चैप्टर जैसी। पोटेंशियल में एनर्जी का जाप करते हुए आए थे, अभी वापस एनर्जी आ गई। ठीक है, और एनर्जी के ब्रैकेट में क्या लिखा है? एनर्जी या वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन एक ही बात होती है। ठीक है, तो एक सिंबॉलिक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो आप कह रहे हो कि ये स्फेयर ले लिया आपने, क्या कर दिया भाई? सिंबॉलिक है, कोई सी भी शेप की कोई बॉडी ले ली। लेकिन इस चैप्टर में तो मैं कैपेसिटर की बात करूंगा, तो भाई कोई भी बॉडी कैपेसिटर है, डोंट वरी, चिंता मत करो। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी तो बॉडी होती है ना, ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? कैपेसिटर भी तो बॉडी होती है कि नहीं? आइदर ये कैपेसिटर है या कोई भी कंडक्टर है, ये स्फेरिकल है कि कोई प्लेट है, कुछ भी है, आप उसकी टेंशन मत करो। जो फॉर्मूला बनेगा वो बिल्कुल ओवरऑल सब पर एप्लीकेबल है, वो बिल्कुल जनरल फॉर्मूला बनेगा, किसी पर्टिकुलर केस में नहीं है जो भी फॉर्मूला बनेगा एनर्जी का। ठीक है ना, वो फॉर्मूला होगा किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर, जिस पे चार्ज है उसके एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या करते हैं, इसके ऊपर इस बॉडी पे इनिशियली, और ये क्या है, ये डार्क सा, ये इसका स्टैंड है। मैं हटा देता हूँ इस स्टैंड को एक बार, ठीक है ना, मेरे को कुछ यहाँ लिखना है। इसके ऊपर चलो लगा दो, दुखी भी नाराज हो जाएगा। वोल्टेज का इनिशियल वैल्यू कितना है? थोड़ी सी गलती होगी, पहले चार्ज को बोलते हैं। चार्ज का, इसके चार्ज पे इसका चार्ज है, उसका इनिशियल वैल्यू कितना है? 0। जब चार्ज नहीं है इस पे, चार्ज क्यों नहीं है इस पे? ऑर्डिनरीली कोई भी बॉडी जो है पहले तो वैकेंट होती है, पहले तो खाली होती है। अब भरेंगे भी चार्ज को, अभी इस पे चार्ज देंगे तो अभी एनर्जी आएगी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो चार्ज नहीं तो पोटेंशियल नहीं, चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल का वैल्यू भी 0 है। कैपेसिटी जो है ना, चार्ज होने का या न होने का वेट नहीं करती, समझे? सुनो, भाषण सुनो, लेक्चर सुनो। एक टैंक है, पानी की टंकी अपने छत पे होती है ना, छत पे देखिए पानी की टंकी होती है। ठीक है, कितने लीटर की है? सपोज 1000 लीटर की है। क्या है? 1000 लीटर। उसके वाटर को भरने की कैपेसिटी है। ठीक है, उसमें वाटर भरने की कैपेसिटी है। उसमें आपने कितना पानी डाला? क्या जरूरी है कि 1000 लीटर ही डालो? 400 लीटर डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं भाई, पानी कम आएगा किसी दिन। ठीक है, मैं एक आपको कोरिलेट कर रहा हूं एक सिचुएशन की और आपके डेली लाइफ में किसी सिचुएशन की। इस पर्टिकुलर चैप्टर की सिचुएशन में कौन 3 बंदे हैं? Q, C और V। कैपेसिटर, चार्ज और पोटेंशियल, इन 3 क्वांटिटीज की मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। कैसे? पानी की टंकी की कैपेसिटी से। उसके अंदर क्या भरा है? चार्ज नहीं, पानी भरा है। इधर अपने क्या भरा है? चार्ज। और 400 लीटर पानी भरने के बाद उसका वाटर लेवल, बॉटम से अपर लेवल की जो हाइट है, सपोज 4 फुट की हो गई, उसको मैं, जो हाइट है, वाटर लेवल की हाइट है, उसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं वोल्टेज से। ठीक है, इन पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे शब्दों पे ध्यान दो कि एक बॉडी जिसकी कैपेसिटेंस जो है, वो जो भी है सर्टेन होता है, फिक्स होता है, वो उसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? आपको मैं बार बार फॉर्मूला बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर बॉडी के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। एंड दिस वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, वेदर इट इज चार्ज और वेदर इट इज फुली चार्ज और इट इज हाफ चार्ज और क्वार्टर चार्ज। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस का वैल्यू। कैपेसिटेंस का वैल्यू है जो है साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें कितना चार्ज आपने स्टोर किया, उसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल हो जाएगा। ये तो अपन लोग बहुत पहले से बात कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट लाइन इस चैप्टर की ये थी कि जो पोटेंशियल है वो चार्ज के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादा चार्ज भरते जाओ, वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा। ठीक है ना।
ओके, तो ये तो है कांस्टेंट और ये है जितना आप डाल रहे हो वो, और ये जो है बंदा इस पे डिपेंड करेगा चार्ज पे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चार्ज नहीं तो वोल्टेज नहीं, और सी का वैल्यू इनिशियली कितना था ये तो बोलने की जरूरत नहीं, सी तो इनिशियली फाइनली जो भी है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका चार्ज का फाइनल वैल्यू मैंने 0 से, जैसे टैंक में पानी की टंकी में शुरू में पानी कितना होता है, बाजार से लाते हो ना सूखी टंकी लाते हो, पानी भरी हुई आती है, पहले तो 0 आता है ना पानी उसमें, अब धीरे धीरे उसमें आपने पानी भरना चालू किया। सपोज आप भर रहे हो, ठीक है, आप उसमें पानी भर रहे हो, एक एक मग्गा, एक एक लोटा डाल रहे हो उसके अंदर, क्या क्या डाल रहे हैं, स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन डाल रहा हूं मैं चार्ज का, dq, ठीक है। जो सबसे पहला dq गया तब यहां पर कितना चार्ज था, कुछ नहीं, उसको कोई रिपेल करके रोकने वाला है क्या कि भैया मता तू, नहीं, कोई नहीं है, 0 चार्ज है। जब यहाँ पे छोटा सा चार्ज dq आ गया तो अगला dq आएगा ना, तो उसको ये बंदा क्या कहेगा कि भैया रिपेल करके बोलेगा मता, लेकिन फिर भी आपने ज़बरदस्ती डाल ही दिया। अब ये ज़बरदस्ती डालने में क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क ही तो है जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। और क्लियरली फिजिक्स के लैंग्वेज में बोल लो कि दिस वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अदर साइड, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट बॉडी, इनफाइनाइट से या इस बॉडी के आउटसाइड से। मैंने शुरू में बोला था इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड से। तो इस बॉडी के आउटसाइड से एक dq चार्ज को लेके आने में, इस बॉडी तक लेके आने में जो वर्क है वही तो कैलकुलेट करना है आपको। जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज आता जाएगा, इस dq को पहुंचाने में जो दिक्कत आ रही है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिपेल करने वाला बंदा और स्ट्रांग होता जा रहा है, इस पे चार्ज और बढ़ रहा है, अगला dq लाने में और दिक्कत आएगी, इस पे चार्ज और बढ़ रहा है, अगला dq लाने में और दिक्कत आएगी। ओके, ये सब चीजें आपको नोट्स में न लिखी हैं। नोट्स में क्या लिखा है, नोट्स में वो लिखा है जो आपको 3 घंटे में लिखना है एग्जाम में, ठीक है। आप वहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठ तो जाते नहीं हो, लेकिन बात भैया कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उनमें से पता नहीं वाइवा के लिए कौन सी चीज़ निकल के आ जाए, ठीक है, या आपके समझ को मजबूत करने के लिए कौन सी चीज़ आपके काम में आ जाए। तो बात करते हैं अपन लोग आगे। ऐसे करते 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 इस पर चार्ज कितना है, स्टार्टिंग में कितना था 0, प्रेजेंट में कितना है Q, पोटेंशियल कितना है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में इसका पोटेंशियल कितना है V, और प्रेजेंट में इसकी कैपेसिटेंस कितना है। क्वेश्चन ही बहुत गलत है, प्रेजेंट में फाइनल कैपेसिटेंस तो है जो है फिक्स है, इसलिए मैं उसको इस यहाँ पे लिखता नहीं, लिख लेता हूँ सी है। इस Q का इनिशियल वैल्यू कितना है 0, इस Q का फाइनल वैल्यू कितना है कैपिटल Q, इस V का इनिशियल वैल्यू कितना है 0, इस V का फाइनल वैल्यू कितना है कैपिटल V। मैं इसको V डैश बोल देता हूँ, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, ये वाला V नाराज हो जाएगा, ठीक है। ये कैपिटल V और इसको मैं V डैश बोल देता हूँ। इस बात को सुनो ध्यान से कि ये जो है एक लैंग्वेज, एक तरीका है, एक परंपरा है, और वो क्या है, वेरिएबल्स की दुनिया है। ये कौन है, दोनों वेरिएबल हैं। स्मॉल q इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, दीज आर कॉल्ड इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स, एंड दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज वेरिंग ड्यू टू Q, क्योंकि V डैश डिपेंड करता है Q पे, V डैश प्रोपोर्शनल टू Q इन, ठीक है। और मैं रेड कलर में लिख रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन है, ये वेरी नहीं कर रहा C। तो V डैश का इनिशियल वैल्यू कितना है 0, और V डैश का फाइनल वैल्यू कितना है, मैं इस पर डैश लगा देता हूं, ठीक है। तो V डैश का फाइनल वैल्यू कितना है ये कैपिटल V। तो आप इस बात को सेंस करो कि Q एंड V डैश बोथ आर वेरिएबल्स वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, 0 टू कैपिटल V।
और आप जानते हो कि वेरिएबल्स की कोई कैलकुलेशन करनी हो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आके बोलते हैं कि भाई हम काम करेंगे अब, ठीक है ना। इस बात को समझो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते कब हैं, जब कोई भी आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक्टिविटी करनी होती है, और वो दोनों होते हैं वेरिएबल। इस बात को समझो। अपन लोग जल्दी ही मैथ्स के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आपको वीडियो बना करके मैं दूंगा। मैं बिजी हूँ, मैं किसी भी वजह से, तो अपन लोग करेंगे बाद में। फिलहाल तो बात देखो क्या निकाल रहे हैं अपन लोग। ये जो डी क्यू चार्ज है, इसको इनफाइनाइट से किसी बॉडी तक लाने में वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ भी आपका फंडामेंटल जो वो है डेफिनेशन वो काम आएगी। डेफिनेशन क्या थी भाई, डेफिनेशन को पकड़ के लाओ। ये कौन सा चार्ज है जिसे लाया जा रहा है, और ये वो है जो वर्क डन है, और ये क्या है, ये कौन है, वी। जिस जगह पर ला रहे हैं उस जगह का पोटेंशियल है, जिस चार्ज को ला रहे हैं ये वो चार्ज है, और ये वर्क डन है। जिस चार्ज को ला रहे हैं वो कौन है, डायग्राम में दिख रहा है आपको, डी क्यू है, ठीक है। और जिस जगह पर ला रहे हैं उस जगह का पोटेंशियल कितना है, वी डैश है। और मैंने डी डब्ल्यू क्यों बोला इसको, डी किस कब लगाते हैं, किसके लगाते थे, डी स्मॉल के लिए, ठीक है। और अपना एक कायदा है इंटीग्रेशन का, यानी कि टोटल चीज का, किसी चीज का टोटल वैल्यू निकालने के लिए पहले अपन लोग एक फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं। एक फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शनल वर्क डन का एक्सप्रेशन तैयार कर लिया, उसके बाद में आप इंटीग्रेशन की मशीन में डाल दो उसको, वो अपने आप टोटल वर्क डन निकाल देगी। बोलिए क्यू, सी और वी में क्या रिश्ता है। ये चैप्टर की स्टार्टिंग यहां से हुई थी। वी डैश का वैल्यू क्या आएगा, वी डैश का वैल्यू क्यू अपॉन सी। यहां क्या पुट कर दूं मैं, क्यू अपॉन सी। और यहां पर कैपिटल क्यू मत कर देना, कैपिटल क्यू इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द चार्ज, ठीक है ना। अभी तो अपन लोग रास्ते में ही हैं, न तो अपन लोग स्टार्टिंग में है न भी फाइनल में, अभी तो रास्ते में हैं। स्मॉल क्यू इज इन बिटवीन जीरो एंड कैपिटल क्यू, रास्ते में है, इस बात को समझो। एंड द स्मॉल क्यू इज गोइंग ऑन वेरी टू वेरी, स्मॉल क्यू वेरी होता हुआ चल रहा है जीरो से कैपिटल क्यू, अभी रास्ते में अपन लोग। इस बात को सेंस कर लो तो आपको बहुत कुछ चीज़ जो है फंडामेंटली समझ में आ जाएगी, इंटीग्रेशन का मूल भावना समझ में आ जाएगी आपको। अब क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा इसको ऐसे अरेंज कर लो जैसा कि मैं इंटीग्रेशन में लिखा हुआ देखना चाहता हूं। आपने इसको डीडब्ल्यू को उठा करके इंटीग्रेशन की मशीन में डाल दिया, सी को बाहर लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट है, बिकॉज इट डज नॉट वेरी, इट डिपेंड्स ऑन द साइज। और क्यू और डी क्यू इंटीग्रेशन कराऊं क्या, जानते हो ना, क्यू स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स क्या है, 0 टू कैपिटल क्यू। लिमिट पुट करो, फाइनल आंसर क्या है आपका, मैं सब इरेज कर देता हूं। और वो जो वर्क डन, आइदर वर्क और एनर्जी एक ही बात है, आप उसको चाहे W लिखो चाहे U लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, वो आ गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, अब देखो जी, मैं इसको, जब आपके पास में क्यू, सी और वी में एक रिलेशन और है, तो क्यों नहीं मैं इसके और दूसरे जो और रिलेशन है वो जनरेट कर सकता हूं। बोलिए क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू बोलो सी वी, सी सी कैंसिल हो गया, एक सी बच गया, हाफ सी वी स्क्वायर, कितना आया, हाफ सी वी स्क्वायर। और इसको मैंने ऐसे लिख दिया वी स्क्वायर को, ये क्या हो गया क्यू, एक और आ गया, सॉरी इट इज क्यू वी, सी वी क्या होता है क्यू। 1 2 3
देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल फॉर्मूला। फॉर्मूला एक ही है, 3 फोटो है उसकी, 3 शक्ल है, 3 फॉर्म्स आर देयर। ओके, उसके बाद एक टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर में भी आया था और एनसीईआरटी में, वो जो है दबे छुपे, पता नहीं कहाँ है, वो कहीं छुपा हुआ है, पैराग्राफ्स में छुपा हुआ है, ऐसे एग्जैक्टली कोई हेडिंग डाल के लिखा हुआ नहीं है। आरबीएससी के अंदर बाकायदा हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। फॉर्मूला वही आएगा लेकिन करने का तरीका अपना अपना अलग है और ये कंपैरेटिवली इजी है उसके कंपैरिजन में जो फर्स्ट चैप्टर में था, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था जो कि आरबीएससी का सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और एनसीईआरटी का तो कौन सा टॉपिक बताऊं भाई, प्रदीप्स में तो है और इसमें एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना, पैराग्राफ्स में छुपा हुआ है। ऐसे पैराग्राफ्स में बातचीत के अंदर बोल दिया, ठीक है ना, तो बातचीत नहीं चलती ना, डेराइव करना पड़ता है। क्या बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी डेंसिटी। और आप जानते हो कि एनर्जी डेंसिटी जो है जिसको आप स्मॉल यू से एक्सप्रेस करते हो वो होता क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। कोई भी चीज का डेंसिटी का मतलब होता है समथिंग अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ओके। इसके अंदर एक एग्जांपल लिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आपको डेटा, आपका फार्मूला वगैरह वगैरह आपको पता है और इजी हैं। 2 बातें हैं, एक तो आपको फार्मूला पता है और एक इजी और है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा फार्मूला का डेटा कितना है, फार्मूला हाफ सी स्क्वायर। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये तो किसी भी शेप के लिए, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होता है, तो देखो भाई साहब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है, ध्यान से सुनना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसके अंदर 2 प्लेटें होती हैं। कैसी, पैरेलल और प्लेन। कहाँ है वो, एक तो ये रिंग और एक ये आखिरी वाली ये रिंग, ठीक है। ये सेकंड प्लेट और ये फर्स्ट प्लेट। तो फिर बीच में कौन है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बीच में कौन है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट और बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो दोनों प्लेट्स को सेपरेट कर रहा है। ये सब है, दोनों प्लेटों का एरिया, इस वाली का और इस वाली प्लेट का एरिया सेम है, जो कि होता ही है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, तो आप, मैं पूछूंगा भी इसका वॉल्यूम बताओ, तो आप कहोगे वॉल्यूम कहाँ होता है, ये तो एक एरिया है, प्लेट का तो एरिया होता है। क्यों नहीं होता वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इस हाइट को मैं थिकनेस बोल देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बोलो जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है, एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट। और ये हाइट, ये क्या है, ये तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी बोल रहे थे, इसको तो बोले थे कि नहीं बोले थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, ऐसे 2 प्लेटें होती हैं पैरेलल, उनके बीच में ये कौन है जिस पे मैं उंगली फिरा रहा हूँ, ये है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कौन है, फॉर एग्जांपल पेपर हो सकता है क्या, बिल्कुल, काफ़ी जगह पर पेपर भी होता है, पॉलीथीन भी होती है, पेपर भी होता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो वो हाइट का रोल प्ले कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब मैं लिख रहा हूँ एडी, इट इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ध्यान से सुनना, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस बात को समझो, बहुत ज़्यादा जोरदार बात नहीं है, ठीक है ना। सी का वैल्यू बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी का वैल्यू बताओ। ए एप्सिलॉन अपॉन डी होता है कि नहीं होता है।
और V को तो V रहने दो, काय को रहने दो, आपको कि V को तो V रहने दो, क्यों रहने दो, मेरे को फाइनल फॉर्मूला चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले टॉपिक में जाओ और इसको ढूंढो, मिल गया क्या, बोलो V का वैल्यू, गलती हो गई क्या, नहीं होगा, E मल्टीप्लाइड बाई D। ये फॉर्मूला कहाँ पर है, केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कहाँ पर है, केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कुछ भी ब्लैक में लिखा हुआ है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो सभी के लिए है, ठीक है ना। ये रेड वाला फॉर्मूला सभी के लिए है, किसी भी बॉडी के लिए है, लेकिन जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। और जो फॉर्मूला अभी बनेगा वो सब के लिए, किसी भी, बताता हूँ किसी भी, क्या फिलहाल तो बना लो। देखो ये डी खत्म हो गया, ठीक है ना, ये ए और ए खत्म हो गया, और बच गया क्या, बच गया तो इधर लिख लो भाई, और जरा मैच करो कि ये फॉर्मूला वहां पे भी यही आया था क्या, यस, ये वाला फॉर्मूला किसी भी ऐसे रीजन के लिए है, ऐसे स्पेस के लिए है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो। एक रीजन है हवा में कहीं भी, उस जगह पर कोई मीडियम है नहीं है, वैक्यूम है, पानी है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, ऐसे किसी भी रीजन के लिए ये फॉर्मूला है जिसके यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी समाई हुई होती है, ठीक है। ध्यान सुनो, व्हाट इज दिस, दिस इज द एनर्जी spreaded in a unit volume in the space of unit volume, this is और कौन से स्पेस में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ हो, ऐसे रीजन के यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है। ये फॉर्मूला पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर के लिए ही नहीं है केवल, ये किसी भी ऐसे रीजन के लिए है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, ठीक है, उसके यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त, आपको मजा आएगा उसको देखने के लिए, ठीक है ना, सॉरी उससे नेक्स्ट पे है, अभी तो थोड़ा वेट करें मजे का। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, जो कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन किए अपन है सीरीज और पैरेलल, उसमें अपन लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। देखो पहले तो सीरीज का फॉर्मूला लिखो कैपेसिटर्स का, क्या यही है, तो आप कहोगे बिल्कुल यही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस, जिसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आप बोलेंगे तो बेटर रहेगा। इक्विवेलेंट का मतलब नेट यानी कि टोटल, ठीक है ना, यानी कि सबका टोटल। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसके अंदर अपन लोग इनमें से कोई एक फॉर्मूला उठाओ जो आपके बन पड़े, जो तुम्हारे लग जाए, जो इच्छा हो जाए, जो आपके जच जाए, वो फॉर्मूला इसमें डाल दो। किसका, सी का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला बनाना किसका है, एनर्जी का, U फॉर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, बोलो कौन सा। तो एक चीज बताओ, सीरीज में कौन सी चीजें जो सेम होती है, सीरीज में कौन सी क्वांटिटी है Q, C और V में से। C की तो बात ही मत करो, C तो अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। C इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। C तो डिपेंड करता है शेप और साइज पे। Q और V में कौन सेम है, Q सेम होता है सबका। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब कैपेसिटर्स पे इक्वल होता है, उस टॉपिक में जाके देख लो। तो अपन लोगों ने क्या किया, ये चार्ज वाले रिलेशन को पकड़ा, इसमें से C का वैल्यू कितना आ रहा है बता दो। C ऊपर U नीचे कितना है, C ऊपर U नीचे कितना है, Q स्क्वायर अपॉन 2U, Q स्क्वायर अपॉन 2U,
2u, क्यू स्क्वायर अपॉन 2u, क्यू स्क्वायर अपॉन 2u। ठीक है, 1 2 3 पे जो लगाओगे भाई, किस पे लगाऊं? क्यू पे लगा दो 1 2 3। नहीं, क्यू तो सेम है सीरीज में, और सबके जो सारे कैपेसिटर्स हैं उनके जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है भाई? किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है, उसने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ये मैं मिस्टेक तो नहीं है, अरे यार सॉरी, तुम पूरा ध्यान कंसंट्रेशन तुमको फंडामेंटल समझाने में चला जाता है। यहाँ से 1/c का वैल्यू बताइए, 1/c का वैल्यू बताइए, ध्यान से करते हैं भैया। 1/c तो वहीं छोड़ दिया, 2 ऊपर गया, q नीचे आया, क्यू स्क्वायर नीचे आया, 2 ऊपर गया और 1/c वहीं रह गया। क्या पुट करेंगे? 2u अपॉन क्यू स्क्वायर, 2u अपॉन क्यू स्क्वायर, 2u अपॉन क्यू स्क्वायर, 2u अपॉन क्यू स्क्वायर। 1 2 3 किसका लगाऊं? एनर्जी। इसको क्या बोलूंगा? US, टोटल एनर्जी इन द सीरीज। कैंसिल होने के बाद में क्या बचा? ये कुछ कुछ वो है जो आप थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑर्डिनरी सम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मेरे को भी ध्यान उससे आया कि अरे मेरा क्या आ गया गलती से। ठीक है ना, ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ चीज़ों का टोटल कितना, ऑर्डिनरी सम, जो कि हमेशा आना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि एनर्जी इज एडिटिव, वर्क इज एडिटिव, इसलिए इनमें ऑर्डिनरी सम में ऐसा होता है। बट कैपेसिटेंस इज नॉट ऑलवेज एडिटिव। ठीक है ना, खैर कैपेसिटेंस एडिटिव कब है? पैरेलल में, सीरीज में एडिटिव नहीं है, उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं सीरीज में। आगे बढ़ते हैं, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्रिएट करें। ठीक है, और आप साइमल्टेनियस नोट्स देखते हुए चलना। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या है? ये इसमें c का वैल्यू डालना है आपको, c का वैल्यू पुट करना है। क्या यहीं से लाऊं क्या? नहीं, अब की बार वो वाला फॉर्मूला चूज करेंगे आप जिसमें पैरेलल में कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है सारे कैपेसिटर्स के पास, वो है V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स का वोल्टेज सेम होता है, इसलिए अपन ने अब की बार ये वो फॉर्मूला पकड़ा। ठीक है, 2 ऊपर C नीचे, सॉरी C तो वहीं रहेगा, 2 ऊपर और V स्क्वायर नीचे। यहाँ से C का वैल्यू क्या आया? 2 ऊपर, 2u अपॉन V स्क्वायर, 2u अपॉन V स्क्वायर, 2u अपॉन V स्क्वायर, 2u अपॉन V स्क्वायर, 2u अपॉन V स्क्वायर। 1 2 3 भी लगाऊं, किसके? जो सेम है उनके तो लगाना नहीं। कौन है सेम? पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है, और ये तो अलग अलग नहीं। अगेन फॉर्मूला, और इसको क्या बोलूंगा? यूपी। अगेन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? सेम पहले जैसे ही, तो वो तो आना ही था, वो तो एक्सपेक्टेड था कि जो एनर्जी है वो तो हमेशा ही एडिटिव होती है, चाहे कोई सा ही कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल हो चाहे सीरीज हो। एनर्जी तो कॉम्बिनेशन के टाइप पे डिपेंड नहीं करेगी, वो तो फॉर्मूला तो वही आना था, वही आया। नेक्स्ट टॉपिक है, आप हेडिंग पढ़िए, इतनी देर में मैं पानी पी के आता हूँ भाई। बच्चों सॉरी, वापस मिलते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, पर्पस क्या है? देखो आपको डायग्राम में कितने ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे? 2। ऐसे 2 1 2 3 4 मत बोल देना, 2 हैं। एक बार इनका सिचुएशन है बिफोर एंड लेटर, आफ्टर। आफ्टर व्हाट? आफ्टर ज्वाइनिंग। तो आफ्टर ज्वाइनिंग तो भी देखते हैं। 2 बॉडीज हैं, एक पर चार्ज Q1 है, सेकंड पर चार्ज Q2 है।
इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। चार्ज इस पर दे दिया तो इसका वोल्टेज इस पर अपेयर हो गया V1 और इस पर वोल्टेज क्रिएट हो गया, पोटेंशियल सॉरी, इस पर पोटेंशियल क्रिएट हो गया V2। चार्ज दे देने से पोटेंशियल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसमें खास बात क्या है बाद में बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल इतना जान लो, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, याद रहेगा। फिलहाल तो इतना जान लो कि ये कंडक्टर वायर है, क्योंकि चार्ज को एक से दूसरे बॉडी में फ्लो होने के लिए, शेयरिंग करने के लिए, चार्ज को फ्लो होके जाने के लिए कंडक्टर पाथ की जरूरत होती है, और ये एक कॉपर का या एल्यूमिनियम का या आयरन का वायर है, ठीक है ना, कंडक्टर वायर है। तो क्या हुआ, ज्वाइन करने के बाद में कैपेसिटेंस पे थोड़े फर्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस तो किसी पर्टिकुलर बॉडी का कांस्टेंट होता है, जो कि उसकी शेप साइज पे डिपेंड करता है और उसके अराउंड मीडियम के परमिटिविटी पे करता है। चार्ज का वैल्यू ज़्यादा कम है उस पर डिपेंड नहीं करता, तो कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है चार्ज इधर से इधर जा रहा हो। चार्ज किस तरफ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ। इस बात को याद रखो, जब दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होता है, और लेट कर लिया आपने कि इधर वाली बॉडी का पोटेंशियल सपोज ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होगा। अब तक जब तक कि चार्ज फ्लो होने का कारण जो कि पोटेंशियल का कम ज़्यादा होना है, पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जब चार्ज फ्लो होता है, उसका मूल कारण होता है पोटेंशियल का कम ज़्यादा होना, पोटेंशियल में डिफरेंस होना। तो पोटेंशियल, जब दो बॉडीज़ का पोटेंशियल एक का ज़्यादा है एक का कम है, एक का पोटेंशियल जो है वो जिसका ज़्यादा है वो चार्ज लूज करेगी, चार्ज किधर फ्लो होगा, इधर। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ चार्ज फ्लो होगा। जो पोटेंशियल जो चार्ज लूज कर रही है उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता 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 होता, और ये वाली बॉडी चार्ज को गेन कर रही है, जिसका पोटेंशियल लो था उसका पोटेंशियल चार्ज को गेन करने की वजह से अप राइज होगा। ये बॉडी चार्ज को लूज करेगी, इसका पोटेंशियल डाउन आएगा, और दोनों के दोनों लेवल जब सेम लेवल आ जाएगा, किसका लेवल, पोटेंशियल का लेवल, जब दोनों का पोटेंशियल का लेवल सेम आ जाएगा तब चार्ज जो भी होगा पर पहले से डिफरेंट होगा, और अब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपके टॉपिक का हेडिंग क्या है जिसको एक बार देख लें। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन और इट मे बी कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब है इनमें दोबारा से शफलिंग हुई है चार्ज की, इधर से उधर गया है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन द टू कंडक्टर्स आर ज्वाइंट, व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स आर ज्वाइंट। तो और अब मेरे पास आ जाओ, अपना काम की बात अब करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ, किसी दूसरे डेली लाइफ एग्जाम्पल से कोरिलेट करता हूँ। अभी अपन ने टैंक और पानी की हाइट का एग्जाम्पल दिया। दो टैंक हैं, दोनों में पानी का लेवल कम ज़्यादा है, दोनों में पानी का लेवल कम ज़्यादा है। कौन कम ज़्यादा है, इन दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल कम ज़्यादा है। दोनों को आपने काहे से ज्वाइन किया, टंकियों को, टैंक को काहे से ज्वाइन किया, पाइपलाइन से, और उनमें पानी का फ्लो अलाउ किया आपने। ज़्यादा हाइट वाली टंकी से कम हाइट वाली टैंक में पानी जाएगा कब तक, जब दोनों का लेवल इक्वल आ जाएगा। जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं आ जाएगा, क्या इक्वल आता है, ये डैश नहीं है, Q1 है। दोनों का जो फाइनल पोटेंशियल है, दोनों उन टंकियों का क्या, जब दोनों टंकियों का फाइनल लेवल जब तक इक्वल नहीं आ जाएगा तब तक चार्ज का फ्लो रहेगा, और जब टंकियों का पानी का लेवल इक्वल आ गया, जब दोनों बॉडीज़ के पोटेंशियल का लेवल इक्वल आ गया, तब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। एक टंकी
एक पानी का टैंक पानी के लीटर्स लूज करेगा, एक टंकी गेन करेगी, एक बॉडी चार्ज का गेन कर रही है, लूज कर रही है, दूसरी टंकी दूसरी बॉडी चार्ज को गेन कर रही है। अब एक चीज़ बताओ कि क्या इस पानी का जो एक्सचेंज है उसमें टैंकों में टोटल पानी की क्वांटिटी क्या कम हो जाती है? नहीं, पानी की क्वांटिटी टोटल तो वही रहती है। और यहाँ पे वही बात चार्ज के साथ हो रही है। चार्ज क्या है? कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, चार्ज तो कंजर्व रहेगा। चार्ज Q1 प्लस Q2 और ये दोनों का चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश तो इक्वल रहेगा। कारण क्या है? चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है, चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल बट नॉट इट इज ए क्रिएटेड और नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड। तो थोड़ा सा इसको अपन लोग जगह बना लेते हैं, ये सब आपको हो गया। वेरी फर्स्ट लाइन में क्या लिख रहा हूं आपको दिख रही है? ओके, सबको दिख रही है। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। व्हाट इज इट? What is this? Charge before joining. Charge, total charge of the two before joining. And what is this? Total charge on the two bodies, the sum of charge of the two bodies after joining. Why the both are equal? Because of the behind the law of conservation of charge. ठीक है? Okay. इनमें रिश्ता क्या? Q इक्वल टू CV, 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 1 1 2 2 और इनका रिश्ता C1V, C1V, इनका रिश्ता C2V, C2V। इधर से कौन कॉमन आया? V कॉमन आया। ब्रैकेट में कौन बच गया? C1 प्लस C2। और इधर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बैठे बैठे देख रहे हैं केवल। V का वैल्यू कितना आया? C1V1 C2V2। ठीक है, मेरी इच्छा तो हो रही है कि मैं तुम्हारे को ये एल्जेब्रा करके न बताऊं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस चैप्टर के आखिरी एल्जेब्रा है, तुम भी क्या याद करोगे। व्हाट इज इट कॉल्ड? द कॉमन पोटेंशियल और द फाइनल पोटेंशियल ऑफ आफ्टर ज्वाइनिंग। फाइनल पोटेंशियल आफ्टर ज्वाइनिंग। तो अपन लोग इसको हटा देते हैं और फिर क्या, इसको यहाँ मतलब एक अचीवमेंट हो गया आपका, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, और यदि आप इनकी वैल्यू, यदि इस तरह के किसी एक्सप्रेशन के साथ में आपका पहले कभी एक्सपीरियंस है तो, नहीं तो आप ट्राई करो C1 और C2, V1 और V2 का वैल्यू कोई भी ले लो, ट्राई करो, पर जरूरी V1 और V2 का वैल्यू आपको कैसा लेना है? डिफरेंट लेना है। 100 और 100 ऐसे नहीं लेना है, डिफरेंट लेना है। और C1 C2 का वैल्यू कुछ भी ले लो, कम ज़्यादा डिफरेंट वगैरह कुछ भी, V को निकाल के लाना। फिर पक्का V का वैल्यू V1 और V2 के मिडिल में कहीं न कहीं आएगा, मिडिल नहीं सॉरी इन बिटवीन, कहीं भी V1 और V2 के बीच में आएगा। इस बात को भी नोटिस करें कि द फाइनल पोटेंशियल विल बी डेफिनेटली इन बिटवीन V1 एंड V2। आप ट्राई करना कुछ भी, लेकिन V1 V2 का वैल्यू डिफरेंट लेना। ठीक है, सेम ले लोगे तो फिर क्या, सेम के बीच में होता ही नहीं कोई, है ना। खैर कोई बात नहीं, आप खुद ट्राई करना। अभी मैं अब जो कुछ भी आपका ये आ गया उससे आप उन लोग कंक्लूजन निकालना स्टार्ट करते हैं, कभी ये करा कभी वो करा। अब कोई खास बात नहीं है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल। ये बॉडी पर पोटेंशियल कितना है बिफोर ज्वाइनिंग? V1। अब कितना हो गया? V। चेंज कितना हुआ? V माइनस V1। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। V माइनस V1, दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल। तो V का वैल्यू कितना है? ऊपर से लाओ, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 माइनस V1। इसके नीचे कौन? 1, ठीक है ना। जिसका कोई नहीं उसका कौन? 1। एलसीएम लिया
C1 प्लस C2 आ गया। ये उससे मल्टीप्लाई होता है C1 V1 C2 V2, ये उससे मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ क्या बना C1 V1, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, थोड़ा थोड़ा सरक दे भाई, जगह की कमी है, माइनस C2 V1 बराबर। कोई कैंसिल हो रहा है क्या, करो जी, ये हो गया, बिल्कुल हो गया। बाकी लोग जो बच गए उसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। कौन आ रहा है, अंडरलाइन, कौन C2, और ब्रैकेट में कौन बच गया, और नीचे एज इट इज क्या आ गया, डेल वी का वैल्यू लिख दूं, लिख दो जी, C2 V2 माइनस V1 C1 प्लस C2। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा है। आपको तो ये ध्यान रखना है, आपको तो ये क्या बोलते हैं, आपको तो कॉन्सेंट्रेट ये रखना है कि मेरे को कर क्या रहा हूँ, और वैल्यू पुट करना है, बस और कुछ नहीं है। सिमिलरली ये फर्स्ट बॉडी के लिए किया था इसलिए 1 लगा रहा हूँ, सेकंड बॉडी का सेम टू सेम काम सेकंड बॉडी के लिए किया, क्या करेंगे, V2 सॉरी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कितना था V, ये V2 V का वैल्यू पुट किया, और सिमिलरली आएगा क्या C1 V1 माइनस V2 C1 प्लस C2, ये डेल V1 डेल V2 आ गए। ओके, और कुछ करना चाहते हो, इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। क्यों करें डिवाइड, तो क्वेश्चन बोलेगा आपको क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल्स ऑफ ईच बॉडी, क्वेश्चन बोलेगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस बात की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो है ना अनसॉल्व थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो खूब सारे उनको रीड आउट करना पड़ता है, और ये मैच करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का ये टॉपिक है, इस क्वेश्चन का ये टॉपिक है, इस क्वेश्चन का ये टॉपिक है। आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया मैंने, समझे क्या, आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया, आपने सोचा कि मिला ही नहीं हमारे को, तो मैं कुछ भी आपको देता नहीं हूँ, आपको जाकर के ढूंढना पड़ता है। कहाँ पे, 2 ही जगह भाई, एक तो वीडियो कहाँ मिलते हैं, बताओ वीडियो कहाँ मिलते हैं, यूट्यूब पे, और थ्योरेटिकल PDF नोट्स कहाँ मिलते हैं, गूगल ड्राइव पर आपको एक मॉल दे रखा है मैंने आपको, मॉल का टिकट दे रखा है आपको, उसमें खूब माल भरा है, उसके अंदर ढूंढना, उसमें ढूंढना आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसमें इस क्वेश्चन को ढूंढना, देखें आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। और मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज करना कि क्वेश्चन बैंक मिल गया, बराबर, क्वेश्चन बैंक मिल गया, उसमें ढूंढना जा करके, उसमें क्या बोलते हैं, तिजोरी, वो जो गूगल ड्राइव पर क्या है, तिजोरी है, तिजोरी के अंदर देखना था कि मिलता है क्या आपको। इनका रेशो निकाला भाई, तो यहीं पे कैंसिल कर दो, काय को लेके आऊं मैं उसको, वजन को झेल के, कैंसिल हो गए, सेम थे, ठीक। क्या ये ब्रैकेट वाले आइटम भी सेम है क्या, तुमको कि नहीं, बिल्कुल नहीं है साहब, कैसे कह लो, 3 - 5 और 5 - 3 सेम नहीं है क्या, अरे भाई एक 2 है और एक -2 है, माइनस का साइन तो बचेगा ना कैंसिल तो हो जाएगा ना, माइनस का साइन बच जाएगा, माइनस का साइन आ गया, और ऊपर C2 नीचे C1 बच गया, ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएंगे क्या, हाँ, माइनस का साइन बचेगा तो बच जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, 3 - 5, और कोई नंबर ट्राई कर लो यार, चलो ठीक है आगे बढ़ो भाई। लेकिन आपको क्या बोला है, इनका मॉड्यूलस निकालो, इस रेशियो का मॉड्यूलस निकालो। साइन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, ये लो, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, रिमूव द नेगेटिव साइन इफ देयर, यदि साइन नेगेटिव साइन है तो उसको रिमूव कर दो, ऐसा कहता है कौन, मॉड्यूलस। बोलो, 1 ऊपर है तो 1 की कैपेसिटी नीचे आ रही है, 2 नीचे है, 2 की कैपेसिटी ऊपर आ रही है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में रिश्ता कैसा, रेसिप्रोकल। चेंज इन पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में रिश्ता कैसा,
इनवर्स रिश्ता है। क्वेश्चन आपको ये नहीं बोलेगा कि देयर आर टू बॉडीज एंड जॉइन देम एंड कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, एंड देन द कैलकुलेट the change in potential for each body and then divide them and find out the ratio and ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। क्वेश्चन आपको बोलता है डायरेक्ट इतनी सी बात, इस बात को समझो। क्वेश्चन आपको फाइनल वाला सेंटेंस बोलता है कि प्रूव दिस, और वो भी वर्ड्स में आता है, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ नहीं आता कि प्रूव दैट डेल वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। ऐसे रेडीमेड प्रसाद नहीं आता है जो कि लो मुंह खोलो डाल देते प्रसाद उसके अंदर, इतना रेडीमेड चीज़ नहीं आती है। क्वेश्चन जो है उनका जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी मैं जो सही बात बोलूँ तो जो टॉपिक के जो फाइनल चीज़ें हैं, फाइनल जो आपका आया टॉपिक के फाइनल स्टेप में, उसका क्वेश्चन बनाना सीखो कि इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा, और उस क्वेश्चन को वर्ड में पूरा सेंटेंस में आप फ्रेम करना सीखो, तब आपको एग्जाम में शॉक नहीं लगेगा, ठीक है ना। एग्जाम में नहीं तो शॉक लगता है, अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन है, अरे यार ये तो याद ही नहीं आ रहा है, और फिर घर पे आने के बाद याद आ जाता है। घर पे आने के बाद में बहुत अच्छी तरह से याद आ जाता है वो, है ना, अरे ये था क्या, अरे पापा ये तो मैं कर देता, ठीक है ना। तो फिर पापा घुमा के मारते हैं कि बेटा मैं करके बताता हूँ तेरे को। भैया इसका सेंटेंस बनाओ, प्रूव दैट द चेंज इन पोटेंशियल, ये पूरा सीन ऊपर का हेडिंग बोलने के बाद वो बोलेगा कि प्रूव दैट आफ्टर ज्वाइनिंग द चेंज इन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच बॉडी, ऐसे करके द चेंज इन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डॉट, ठीक है ना। तो ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, हैबिट होगी तो डायरेक्ट सेंटेंस का आधा सेंटेंस, क्वेश्चन को आधा पढ़ते ही आपके माइंड में टॉपिक आ जाएगा कि अरे ये वो है क्या, ले अभी छापता हूँ, ठीक है ना। तो फिर होता है, नहीं तो क्या फ्रेंड्स को पूछना पड़ता है और फिर इन्विजिलेटर कान मरोड़ता है। आगे बढ़े भाई, इसी टॉपिक में है, टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा मैं, इसी टॉपिक में आपको एक और चीज़ करनी है जो कि वो भी बहुत प्यारी है, कि जो भी कुछ हुआ ना यहाँ पर एक्टिविटी, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को चार्ज दिया, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को चार्ज दिया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हुआ, इस चक्कर में एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है। लॉस क्यों होता है वो क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा। अभी इस पिछले वाले टॉपिक का भी एक छोटा सा ऐसा बच गया कि वो वायर में खास बात क्या थी, दोनों के बीच में जो ज्वाइन किया ना वो वायर, उसमें नोट्स में लिखा हुआ है, डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है द वायर शुड बी वेरी थिन एंड वेरी स्मॉल, बहुत पतला सा छोटा सा वायर होना चाहिए। बताऊंगा कारण, अभी कोई खास बात नहीं, फिलहाल तो आप क्या करेंगे कि इसका कारण बाद में बताऊंगा कि एनर्जी का लॉस क्यों होता है, लेकिन अभी आप पहले एनर्जी लॉस निकाल लो। मैं पहले ही बता रहा हूँ एनर्जी लॉस, ठीक है। देखो जी, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, टोटल एनर्जी इनिशियल माइनस टोटल एनर्जी फाइनल, बिफोर एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग सब्ट्रैक्टेड टोटल एनर्जी फाइनल आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। टोटल एनर्जी दोनों की टोटल, ये दोनों की एनर्जी है ज्वाइन करने के पहले, और ये दोनों की एनर्जी है ज्वाइन करने के बाद। जो कुछ आएगा वो निकालना है आपको, ठीक है ना। ओके, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जी, CV²। उन तीनों में से एनर्जी के तीन फॉर्मूला है, Q²/2C, हाफ QV, हाफ CV²। उन तीनों में से ये क्यों उठाया अपन ने, क्योंकि इनका डेटा अपने को पता है, ज़्यादा टेंशन मतलब। ये फर्स्ट कंडक्टर का एनर्जी है, ठीक है, और ये सेकंड कंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये किसका है, वैल्यू आ गया U इनिशियल, ठीक है। सब इनिशियल वैल्यू का डेटा पुट किया अपन ने। आफ्टर ज्वाइनिंग थोड़े दूर जाओ जी, और इधर कौन आ रहा है, ये इधर ये आ गया, और ये है, चलो जी। व्हाट इज दिस, हाफ C1V² हाफ C2V², ठीक है। रेड में लिखा हुआ कौन है,
बिफोर ज्वाइनिंग, ब्लैक में कौन है, आफ्टर ज्वाइनिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग में पोटेंशियल देख लो सेम सेम है, वी वी है, कॉमन पोटेंशियल है, दोनों का इक्वल हो चुका वाला है। अब क्या है, अब क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे से अलजेब्रा की स्टेप्स हो सकती हैं करो, और v का वैल्यू पुट करो, v कॉमन आ जाएगा, उसका वैल्यू पुट करो। अलजेब्रा मेरे से मत कराओ, मैं तो कर दूंगा, लेकिन तुम लोग जो है ना वीडियो को पॉज करो और खुद करो। अभी पॉज करो, करो पॉज, और पॉज करो और अपने आप करो, हाफ कॉमन लो, पॉज करो पहले। ओके, मैं भी करके बताता हूँ। नहीं आ रहा है तो वीडियो देखो, ठीक है ना, नहीं आता है तो। लेकिन आप लोग ऐसे मत करो कि ठीक है कुछ भी एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ सुन लिया वीडियो को, ठीक है ना। ये दूसरे यूट्यूब के वीडियो जैसा नहीं है भाई। सॉरी, हाफ तो सब में से कॉमन आ गया, पूरी दुनिया में से हाफ हाफ तो सबके पास है। बच गया क्या, C1V1 स्क्वायर, C2V2 स्क्वायर और C1V स्क्वायर, C2V स्क्वायर। थोड़ा छोटा 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 ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब इन दोनों में से V स्क्वायर कॉमन आ गया तो थोड़ा इधर लिख लो, ये V स्क्वायर कॉमन आकर के बाहर बैठ गया, बराबर। V का वैल्यू डाल दो, बताओ V का वैल्यू क्या है, C1V1 C2V2 अपॉन C2, ठीक है। स्क्वायर लगा दूं, ये लो स्क्वायर भी लगा दिया, ठीक है। स्क्वायर है ना V पर, स्क्वायर भी लगा दिया। ये दोनों ब्रैकेट इन्होंने देखा एक दूसरे को, क्या हुआ इनका एक स्क्वायर कैंसिल हो गया और नीचे एक बंदा बच गया, ठीक है। क्या बचेगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगी, बस सब कुछ सेम टू सेम है, ये सब, ये नीचे एक बंदा बच जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये बच्चा बच्चों, अब आप इसको एलसीएम लो, इसको एक यूनिट मान लो, अपॉन 1 है, जिसका नीचे कोई नहीं उसका 1। एलसीएम में कौन आया, C1 प्लस C2, ये उससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 उससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ नहीं है, तो C1V1 C2V2 स्क्वायर, ये तो ऐसे लिख दिया। ये उससे मल्टीप्लाई हुआ, और मैं मल्टीप्लाई बाद में करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलजेब्रा देवी क्या करती है, साफ दे देती है। अलजेब्रा देवी क्या करती है, जो जल्दबाज होते हैं उनको बहुत बुरा मारती है, पकड़ के पटक के, ठीक है ना। तो आप जल्दबाजी नहीं करें, स्टेप्स को मनी मन में गिटक नहीं जाए। ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और शाबाश, ठीक है ना, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये जो C1 प्लस C2 है उसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, अच्छा लगेगा, डिनोमिनेटर में है नहीं, तो इसको ऐसे लिखो C1 प्लस C2। और अब मस्ती से, आपको इतना बड़ा यूं इतना लंबा लिखटा मारने की जरूरत नहीं है, आराम से लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब इसकी बारी आई, C1 C2 और C1, ये दोनों वे C1 C2 V1 स्क्वायर, और ये फाइनल हो गया C2 स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हो गए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्सपेंशन करिए जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ट्वाइस एक्स वाई,
बोलो बात जची कि नहीं जची? ठीक है। रेड वाला कौन है? इसका एक्सपेंशन है, वो रेड वाला। ब्रैकेट को हटाओ, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करो, ये माइनस का साइन अंदर घुस करके और सबको पलटी मार देगा। ये मर गई पलटी। ठीक है, लाइट ऑन करो। लाइट ऑन करते हैं। ओके। ओह, तो भाई कहाँ थे अपन लोग? हाँ, ये इसका x प्लस वाई का ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट हटा लिया अपन ने, तो इसके सबके अब देखो जरा, C1 V1 स्क्वायर स्क्वायर, बोलो इनका क्या हुआ? कैंसिल हुए कि नहीं हुए? ये दोनों कैंसिल हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए साहब, राजी राजी कैंसिल हो गए। बाकी जो कुछ भी बच गया उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, उनको मैं राउंड कर देता हूँ। ब्लैक से करूँ बोलो रेड से करूँ? ये C1 C2 C1 C2 एंड C1 C2 C1 C2 कॉमन आएगा क्या? यस, कॉमन आएगा तो ले लो। इक्वल टू 1 C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2, ब्रैकेट में कौन? V1 स्क्वायर V2 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर सॉरी V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। एग्री? ये बच गया। इसमें क्या बच गया? V2 स्क्वायर। इसमें से क्या बच गया? V1 स्क्वायर। और उधर में से क्या बच गया? माइनस ट्वाइस V1 V2। ठीक है, बोलो ये एलजेब्रा है कि नहीं है, या फिजिक्स है? क्लियरली ये एलजेब्रा है। इसी को मैं कह रहा था कि पॉज करके आप करते, लेकिन तुम माने नहीं, तुम लोगों ने पॉज किया नहीं और देख ही लिया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सीखो। अगली बार पॉज करके देखना, ठीक है ना? एक बार तो देख लो, अगली बार पॉज करके और अपने आप करना। तो भाई क्या ये तुमको x माइनस वाई का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन नजर आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है साहब, फाइनल बात करो जी। C1 C2 ट्वाइस C1 प्लस C2, और ये भाई हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये V1 माइनस V2 आएगा या V2 माइनस V1 आएगा? x माइनस वाई और y माइनस एक्स होल स्क्वायर, दोनों का एक्सप्रेशन एक ही आता है, ऐसे टेंशन मत लो, है कि नहीं? एक ही बात है। ओके, ये क्या आ गया? दिस इज द समथिंग आई कॉल इट वैल्यू। ठीक है ना? इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी का डिफरेंस, डिफरेंस माने डेल। अभी मेरे को ये प्रूव करने के लिए आ गया कि प्रूव दैट इट इज पॉजिटिव। अभी मेरे को मालूम नहीं कि ये पॉजिटिव है, अभी तक तो मेरे को इतना ही मालूम है कि ये कौन है? u इनिशियल माइनस u फाइनल। वेरी फर्स्ट लाइन देखो, u इनिशियल माइनस u फाइनल किया था आपने, u बिफोर ज्वाइनिंग माइनस u आफ्टर ज्वाइनिंग। और इसका वैल्यू मैं एक बार प्रूव कर दूं कि ये पॉजिटिव है। कैसे प्रूव करूं और क्यों करूं, देखता हूं, बताता हूं। देखो ये जो है, मैं इसको राउंड कर रहा हूं रेड कलर में, ये कौन है? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। आपकी लाइफ में कौन कौन है जो नेगेटिव नहीं होता? मास, कभी नहीं सुना है कि नेगेटिव मास? ठीक है, यूट्यूब के ऊपर फर्जी वो है वीडियो, उनमें तो मिल जाएगा नेगेटिव मास। ठीक है ना? मास नेगेटिव नहीं होता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता, चार्ज नेगेटिव होता है क्या? हाँ। वर्क होता है क्या? यस। एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती।
बहुत सारी चीज़ें हैं नेगेटिव नहीं होती। किसी धागे की लेंथ, किसी बिल्डिंग की हाइट नेगेटिव कैसे हो सकती है? ठीक है ना। हाँ, वो ज़मीन के नीचे कोई बना हुआ हो तो वो नेगेटिव हो सकता है, मान लो, खैर कोई बात नहीं। प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या? प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं होता। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा? केल्विन वाला, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। केल्विन वाला टेम्परेचर जो है कभी भी 0 केल्विन के नीचे टेम्परेचर नहीं होता, और वैक्यूम का प्रेशर 0 होता है, उससे नीचे प्रेशर नहीं होता, एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, गेज प्रेशर तो 0 नेगेटिव हो सकता है, गेज प्रेशर। ठीक है ना। जो प्रेशर 1 atm से कम होता है वो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। उनमें से कैपेसिटेंस भी एक है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। ठीक है ना, 0 नहीं होता, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। ओके, ये तो पक्का पॉजिटिव है। और क्या ये भी पक्का पॉजिटिव है क्या? इसमें आपको क्या दिख रहा है जो कि ये कंफर्म कर रहा है कि ये पॉजिटिव है पक्का? स्क्वायर, एनी स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई भी स्क्वायर है तो पक्का पॉजिटिव होगा। ये भी पक्का पॉजिटिव, ये भी पक्का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव कम्स पॉजिटिव। क्या प्रूव कर दिया आपने कि ये जो एक्सप्रेशन आया जो कि कौन था, u इनिशियल माइनस u फाइनल, इट इज कमिंग पॉजिटिव, इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। आप बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा कौन है? समथिंग माइनस समथिंग इज पॉजिटिव, बोलो कौन ज्यादा है? मोर माइनस लेस करते तभी तो पॉजिटिव आता है ना। तो इनिशियल एनर्जी कैसी है दोनों बॉडीज की? ज्यादा है, और फाइनल एनर्जी कैसी है? लेस। आप ये मत करें तो हमारे को पहले मालूम थी, नहीं अब पता पड़ी है, अब जाकर के प्रूव हुआ है कि दिस एक्सप्रेशन C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव आया। तब जाके पता पड़ी, क्या बात पता पड़ी? कि ये पता पड़ी कि U इनिशियल ग्रेटर U फाइनल, इसके पॉजिटिव आने से पता पड़ी आपको कि पहले एनर्जी ज़्यादा थी और बाद में कम थी। तो पहले कोई चीज़ ज़्यादा है और बाद में कम हो गई का मतलब लॉस है या गेन हो गया? लॉस हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आएगा ना वो ऐसे नहीं कहेगा कि फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइंड द एक्सप्रेशन, नहीं, वो तो एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बोलेगा? प्रूव दैट there is loss of energy when two charged conductors are joined. When two charged conductors are joined, then there is loss of energy. Prove this. ठीक है, खैर तो आपको खुद को समझ जाना होगा कि ये पूरा काम करना है, उसके बाद में फाइनल एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि why it is positive, and if it is positive then it is proved that the initial energy is higher than the final energy and hence proved that there is loss. खैर आगे बढ़ो। फाइनल आज का लगभग आज का बाय बाय हो जाएगा अब, ठीक है। आज के जो दोनों वीडियो हैं ये अपने आज तक के लंबे सबसे लार्जेस्ट हैं, है ना। डर मत जाना, इतने लंबे लंबे वीडियो और ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ वीडियो कम रहे, आप भले ही उनको रुक रुक करके देखो। देखो वापस आओ जी, ये दो बॉडीज हैं, इन पे चार्ज है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम है। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया कंडक्टर वायर से, ठीक है। इस पे चार्ज कितना था? 100। इस पे कितना था जी? सपोज 80। इनका टोटल चार्ज कितना है बिफोर ज्वाइनिंग? इनका चार्ज कितना है टोटल जो बिफोर ज्वाइनिंग? 180। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैंने जब ज्वाइन किया तब क्या हुआ वो मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ कि ज्वाइन करने के बाद की सिचुएशन की। इसका चार्ज, इसने चार्ज लूज किया उसको, ठीक है। तो इसका चार्ज जो कम होते होते सपोज ये हो गया 60 और इसका चार्ज
वो बढ़ते बढ़ते हो गया 120, ठीक है। ये क्या होगा, क्या ज्वाइन करने के बाद में चार्ज इक्वल होगा ना, चार्ज इक्वल नहीं होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। मैं पोटेंशियल की बात ही नहीं कर रहा, मैं दोनों सारा डेटा में चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कुछ खास चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। जो इक्वल होना होता है वो पोटेंशियल इक्वल होता है, चार्ज का इक्वल होना जरूरी नहीं है। चार्ज इवन जो है ना वो ज़्यादा कम कम ज़्यादा, ज़्यादा कम कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, आप उस पर नोटिस करो ही मत। लेकिन दोनों का सम कितना है, इनका 180, इनका सम कितना है 180, ये सेम रहेगा, पहले 180 बाद में 180। पर कुछ गड़बड़ होगी क्या, ये जो वायर है ना ये खुद भी थोड़ा बहुत चार्ज लेके बैठा हुआ है। क्यों, मेरे को बताओगे क्यों नहीं। ये बंदा चार्ज को